दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों सारे फार्मर्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम क्या करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि आपके पास जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं डेयरी फार्म पर, अपने एनिमल्स पर, उनके पास दो ही रास्ते होते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पहला रास्ता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्शन होता है आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। दूसरा आपके पास रास्ता ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो भी खर्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर लें, क्योंकि तीसरा जो फैक्टर है कि आप बहुत ज़्यादा महंगा अपना दूध बेच देंगे वो शायद आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से जब फील्ड में जाता हूं या फार्मर से मिलता हूं या डेयरी फार्म पर देखता हूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फीडिंग कॉस्ट। फीडिंग, जो कुछ भी आप उसको खिलाते हैं उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार कि आपको जो कुछ भी पैसा मिलता है दूध को सेल करके या उसको बिक्री करके वो कभी भी पूरा नहीं होता। और आपकी हमेशा एक शिकायत होती है कि सर फीड बहुत महंगा है और जो दूध बिकता है वो बहुत कम रेट में बिकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे पता है उसके बारे में जो कुछ करना है वो मार्केट डिसाइड करता है या बड़ी बड़ी कंपनीज डिसाइड करती हैं। हम और आप शायद उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो बात ये आती है कि जब हम 70% जो खर्चा करते हैं वो फीडिंग पर करते हैं, तो अगर हम फीडिंग में कुछ संशोधन कर लें या वैज्ञानिक तरीके से कुछ हम ऐसे संशोधन कर लें जिनसे कम फीडिंग कॉस्ट में हम ज्यादा दूध का उत्पादन ले सकें और जो फीडिंग इफिशियंसी है, जो कुछ भी हम उसको खिलाते हैं वो साइंटिफिक तरीके से उसके पाचन तंत्र को बगैर डिस्टर्ब किए हुए ज्यादा अगर आउटपुट दे दे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है फार्म की वो बढ़ सकती है दोस्तों। लेकिन बाजार में मैं देख रहा हूं कि जो फीड है वो पहले 6 रुपए किलो होता था, फिर 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, और आज की डेट में मैं देखता हूं कि मार्केट में फीड 25 रुपए और 30 रुपए किलो फीड भी उपलब्ध है। और मजे की बात यह है कि फीडिंग कॉस्ट वो जो सजेस्ट करती हैं कंपनियां कि आपको इसको 400 ग्राम पर लीटर इसको खिलाना है, तो वो जो 10 रुपए किलो वाला फीड है उसको भी वही रिकमेंडेशन है। साथ में मार्केट में जो 30 रुपए किलो वाला फीड है उसकी भी वही रिकमेंडेशन है कि आप इसको 400 ग्राम प्रति लीटर दूध उत्पादन पर दीजिए। लेकिन कोई भी कंपनी या कोई भी जो इस फील्ड में जो काम करते हैं लोग, वो उनकी आनुवांशिक क्षमता का आकलन किए बगैर वो रिकमेंड करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। उसके कारण होता क्या है कि जो फार्मर है वो कंफ्यूज होता है कि मुझे महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा फीड खिलाना है और उसको ये पता नहीं है कि उसके पास जो एनिमल है उनका जेनेटिक पोटेंशियल उतना नहीं है कि वो उतना महंगा फीड खिलाकर वो अपनी जो डेयरी फार्म है उसको फायदे में चला सके। तो इसके लिए याद रखिए एक बड़ा साइंटिफिक एक नियम है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आप एक बार को बहुत महंगा फीड या जो भी फीड आप खिलाते हैं, जब स्टार्टिंग उसको स्टार्ट करते हैं, जब आपकी गाय जनती है उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं तो एकदम से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। और एक लिमिट के बाद वो आप देखते हैं कि फीड तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन उस रेशो में नहीं बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब इनपुट कॉस्ट, आपके खर्चे बढ़ते हैं लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिए वो उस रेशो में नहीं बढ़ता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप खिलाते ज़्यादा हैं और ज़्यादा खिलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी फीडिंग कॉस्ट जो आउटपुट है उससे भी ज़्यादा निकल गई और वो जो रिटर्न है वो नेगेटिव में चले गए। तो पहली फेज होती है जब आपको एकदम से रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव फेज। दूसरी है डिमिनिशिंग रिटर्न, जब कॉस्ट ज़्यादा होती है और रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं।
और तीसरी है जब हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और रिटर्न नेगेटिव में चले जाते हैं, उसको नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको क्यों बताता हूं ये सब चीजें, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप पुराने हिसाब से ही डेयरी फार्मिंग को करते रहेंगे, लॉस होते रहेंगे, और बार बार जब लॉस होता है तो आप इस धंधे से बाहर हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप कहेंगे ये लॉस का बिजनेस है, डॉक्टर साहब हम क्या करें, हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन हमें लॉस हो गया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप कोशिश करिए कि प्रति लीटर जो खर्चे हैं उनको कम से कम रखिए, और उसके जो तरीके हैं वो 2-3 तरीके हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि जो फीडिंग कॉस्ट है वो आपका 70% आपके फार्म के खर्चे का होता है। तो अगर आपने फीडिंग की कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो वाकई आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको सस्ता दूध पैदा करना है या अपने प्रति लीटर खर्चे कम करना है तो सबसे पहले हरे चारे का बंदोबस्त कीजिए। हरे चारे से दूध का उत्पादन आपका सस्ता होगा, इफिशिएंट होगा, एनिमल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी जो बेस डाइट है, जो रूमिनेंट्स हैं या जो जुगाली करने वाले, बागोल करने वाले जो पशु होते हैं, उनकी जो बेस डाइट है या जो नींव है वो हमेशा हरा चारा या ग्रीन फॉडर और साथ में भूसा चारा या जो भूसा होता है वो उसको बेस प्रदान करता है। मैक्सिमम ड्राई मैटर और जो पानी और विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन फॉडर से पूरी होती है, और जो ड्राई मैटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है जो ड्राई फॉडर होता है या भूसा होता है। साथ में हम मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से कैटल फीड या पशु आहार या खलियां या अनाज, इसको हम सप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए कि अगर हरे चारे से 5-7 लीटर मुझे लगता है कि आराम से आप दूध पैदा कर सकते हो बगैर किसी कॉन्सेंट्रेट के। लेकिन अगर दूध का उत्पादन उससे ज़्यादा है तो आपको सप्लीमेंट करना होता है उसको पशु आहार या खलियां या मिनरल मिक्सचर। तो उसके बाद जो सप्लीमेंटेशन होता है उसमें देखिए कि आप कितना उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, कितना मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है, ताकि आप हमेशा अपने खर्चे कंट्रोल कर सकें। तो याद रखिए हरा चारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए। अगर हरा चारा नहीं है तो आप साइलेज की व्यवस्था करिए। साइलेज क्या होता है मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जाकर वो देखिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब कई सारे फार्मर्स मुझसे बोलते हैं सर हमारे पास हरा चारा नहीं है, हम हरे चारे के बगैर कैसे डेयरी फार्मिंग करें। तो दोस्त हरा चारा नहीं है तो साइलेज की व्यवस्था कर लो, और अगर वो नहीं कर सकते तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप डेयरी फार्मिंग बंद कर दीजिए, मत करिए, क्योंकि हरे चारे या साइलेज के बगैर डेयरी फार्मिंग लंबे समय तक संभव नहीं है। केवल कैटल फीड पे आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको लॉस होगा, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। अल्टीमेटली उसका जो रूमिनेंट्स का जो सिस्टम है, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, जो रूमेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप डेयरी फार्मिंग से बाहर हो जाएंगे, और दूसरे फार्मर्स के लिए भी आप नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे कि ये फायदे का धंधा नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सारे फार्मर्स से कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न याद रखिए, प्रॉफिट को बढ़ाइए और जो खर्चे हैं उनको कम से कम रखिए। खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है जैसे आपकी बिल्डिंग्स हैं, एनिमल्स की कॉस्ट है या इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है, इनको इनिशियल लेवल पे या शुरुआती स्तर पे बहुत कम रखिए। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जैसे डिसीज कंट्रोल की जो कॉस्ट है या मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है या फीडिंग की जो कॉस्ट है, इसको भी कम से कम रखिए। और जब आपके एनिमल्स बढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखिए कि पर लीटर मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके हिसाब से फार्म के खर्चे बढ़ाइए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए मेरे साथ, हम सब साथ मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं अगर हम एक हो जाएं और एक दूसरे से जो भी अच्छी हैबिट्स हैं, जो गुड हैबिट्स हैं डेयरी फार्म पर, उनको शेयर करें। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे सजेस्ट करिए कि कौन कौन सी आपको ऐसी लगती हैं जो गुड हैबिट्स हैं जिनको हमें और दूसरे फार्मर्स तक पहुंचाना चाहिए। वो जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आने वाले वीडियोस में शेयर कर सकें। और यूं ही साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिए। जय हिंद साथियों।